जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान पुलिस के सिलेबस में दिया हुआ महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध के बारे में सबसे पहले उसके सिलेबस में क्या दिया हुआ है कि महिला और बच्चों से संबंधित एक्ट और उसमें डायरेक्ट लिखे हुए हैं। और दूसरी चीज आईपीसी, सीआरपीसी और आईए इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये सिलेबस में सीधे तौर पर नहीं दिए हुए हैं। तो ये फिर किस प्रकार पूछे जा सकते हैं? ये इस प्रकार पूछे जाएंगे कि इनमें दी हुई धाराएं महिला और बच्चों से संबंधित कौन कौन सी धारा हैं जो कि महिला और बच्चों से संबंधित अगर कोई अपराध होता है तो उसमें कब काम आएंगी और कैसे काम आएंगी। तो ये वीडियो एक तो उनके लिए हो गई जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी जरूरी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई। और इसके अलावा माता और बहनों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके खिलाफ जो हो रहे अत्याचार हैं, तो उनको ये पता चले कि उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं जिनसे वो कुछ कार्रवाई करने के लिए आगे आवाज उठा सकें। तो सबसे पहले आईपीसी। तो ये तीनों एक्टों में जो महिला और बच्चों से संबंधित बातें हैं सिर्फ उन्हीं बातों को करेंगे। सबसे पहले आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। ये उस टाइम पे लाई गई थी जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने अपने तरीके से भारत में कुछ कानून लाए थे, नए नए कानून, जिनमें एक ये भारतीय दंड संहिता भी था। और भारतीय दंड संहिता में इन्होंने अब वो जो ब्रिटिश कल्चर है उसमें महिलाओं को और बच्चों को वहां पर समानता ज्यादा दिखाई जाती है। और इसी समानता के आधार पर जो आईपीसी 1860 बोलते हैं इसको, इसके अंदर भी उन्होंने महिला और बच्चों को खूब सारे कानून और अधिकार बताए थे। तो इसका अनुमोदन हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को विधान जो ब्रिटिश वहां का शाही विधान परिषद है उसके द्वारा। वहां की जो विधान सभा थी या जो विधान परिषद थी वो जो पहले वो अनुमोदन देती थी, फिर हमारे भारत में आता था कानून। तो ये आ गया और हमारे भारत में लागू हुआ 1 जनवरी 1862 से। उस टाइम पर जब ये हमारे भारत में लागू हुआ तो लॉर्ड कैनिंग हमारे यहाँ के वायसराय थे। तो ये भारत में लागू हो गया। जब भारत में लागू हो गया इसमें टोटल कितने अध्याय थे? 23 अध्याय। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें वो बातें हैं इंपॉर्टेंट जो महिला और बच्चों से संबंधित अपराध से संबंधित है। तो इसकी जो धाराएं हैं जो राजस्थान पुलिस में इंपॉर्टेंट है और महिला और बच्चों से संबंधित है वो कौन कौन सी है? सबसे पहले 354 धारा किसी महिला के लज्जा भंग से संबंधित होती है कि कोई महिला है और कोई महिला या फिर लड़की हो, शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा हो, उसके लिए कोई ऐसे शब्दों का या फिर उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार या उस पर कोई ऐसा कमेंट करना जिससे उसकी लज्जा भंग होती हो, वो सारी चीजें 354 में दी गई हैं। 354 में डायरेक्ट लज्जा भंग लिखा हुआ है और उसके लिए 1 से 5 वर्ष की सजा। 1 से 5 वर्ष की सजा का मतलब है कि कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सजा। इसके बाद में 354 में कुछ पार्ट जोड़े गए धीरे धीरे। जब ये कानून आ गया तो भारत में महिला और बच्चों से संबंधित और अपराधों का पता चला। जब अपराधों का पता चला तो नए नए कानून बना करके इसमें जोड़ दिए गए। जैसे ए जोड़ा, 354 में ए जोड़ा जो कि यौन उत्पीड़न से संबंधित था कि किसी महिला या किसी बालिका या किसी के साथ में यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी अपराध होता है तो 354 ए धारा लगेगी। बी में किसी महिला के साथ ऐसा उस पर हमला करना, हमले के अलावा उसको इस तरीके से विवश करना कि वो अपने वस्त्रों को उतारे, तो निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर ऐसा कोई हमला करना, उसके लिए धारा 354 बी लगती है। सी फॉर कैट होता है। कैट मतलब बिल्ली, जैसे बिल्ली ताक झांक करती है ऐसे ही किसी महिला या बच्चों पर ताक झांक, महिला के लिए यही सारे कानून, तो महिला के पीछे ताक झांक करना, ये याद रखने का तरीका है। डी फॉर डॉग, तो डॉग जैसे पीछा करता है ऐसे किसी महिला का पीछा करना। तो 354 में 4 कानून है। ए यौन उत्पीड़न का, और बी निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से किसी महिला पर दबाव बनाए उसको निर्वस्त्र करना, सी ताका झाकी करना, और डी में उसका पीछा करना। उसके बाद में 509 में जैसे कोई महिला कोई बच्ची पढ़ने जा रही है या फिर कहीं कॉलेज जा रही है, कहीं घर से बाहर निकल के किसी काम पे जा रही है तो उस पर कमेंट कसना और गलत शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे उसको जिसको शर्मिंदगी महसूस हो,
तो ये 509 धारा में दिया गया है, धारा नंबर 509 में दिया गया है। इस प्रकार के केस इस 509 धारा में शामिल किए गए हैं। 304 बी जब किसी महिला की शादी के बाद में दहेज के कारण मौत हो जाती है, ये तो आमतौर पर चल रही है, आजकल तो बहुत ज्यादा फेमस है। तो इस जो आजकल ज्यादा फेमस है इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है 304 बी को, कि दहेज के कारण जो मृत्यु हो रही है उनके लिए कौन सी धारा लगती है। 304 बी। 305 में जैसे अभी अलवर में जो एक लड़की है जिसके साथ बलात्कार हुआ, वो एक मूक बधिर बालिका है, और अभी एक लड़की और इसके साथ झालावाड़ किया गई थी जिसके साथ बलात्कार हुआ। तो शिशु या कोई पागल या मूक बधिर या उन्मत्त जो कुछ समझ नहीं पा रही हो, इनके साथ कुछ गलत करके या फिर उनको ऐसे उकसाना कि आप किसी लायक नहीं हो और कोई दीन में नहीं हो, और उसको आत्महत्या के लिए उकसाना, तो उसके लिए धारा नंबर 305 लगती है। और ये सारी आईपीसी की धारा है। इसके बाद में 326 ए और 326 बी, ये दोनों एसिड अटैक से संबंधित हैं, और एसिड अटैक के मामले आजकल तो खूब ही सामने आते हैं। 326 ए तो कहती है कि आपने एसिड अटैक डाल दिया किसी के ऊपर, एसिड अटैक डाल के उसको चोट पहुंच गई। लेकिन 326 बी इसलिए जोड़ी गई कि एसिड अटैक डालने की कोशिश की थी और एसिड अटैक उस पर डला नहीं, तो फिर अपराधी ये कहता है कि मैंने एसिड अटैक इस पर नहीं डाल रहा था, मैं एसिड का कुछ और प्रयोग कर रहा था। लेकिन फिर जब ये देखा गया कि उसकी मंशा क्या थी, उसकी मंशा थी एसिड अटैक डालने की, यदि उसने कोशिश भी की है तो भी वो एसिड अटैक डालने के बराबर ही माना जाएगा। तो 326 ए और 326 बी एसिड अटैक डालने से संबंधित है। इसके बाद में 366 आती है किडनैपिंग से। किसी महिला, जैसे कुछ एक ऐसे होता है कि भाई एक लवर किसी से शादी करना चाहता है और दूसरी साइड से लड़की शादी करना नहीं चाहती है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको किडनैप कर लेगा और उसको शादी करने के लिए बेबस करेगा। अब उसको बेबस करेगा तो फिर उसके लिए धारा कौन सी लगेगी, 366 में फिर कुछ पार्ट जोड़े गए। वो पार्ट कैसे जोड़े गए कि ए पार्ट जोड़े गया, पहले तो उसने शादी के लिए बेबस किया 366 में, फिर ए पार्ट जोड़े गया, ए पार्ट में फिर 18 से कम लड़कियों को, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को सेक्स के हेतु बेबस करना, ये 366 ए में आता है। और 366 बी में 21 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विदेश से आयात करना। तो 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की का अगर कोई विदेश से आयात करता है तो उस पर धारा नंबर 366 बी लगती है। इसके बाद में आती है 370। एक तो धारा, इसके बारे में कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए, एक तो धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाई गई है वो संविधान के अनुच्छेद की धारा है, और ये जो धारा है ये आईपीसी की धारा है 370। तो इसमें मानव दुर्व्यवहार या फिर तस्करी, जैसे किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसको इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे किसी कंपनी में जो अननोन कंपनी होती है उनमें जब श्रमिकों की जरूरत होती है, तो जो जिनको कम पैसे की जरूरत होती है, कम श्रम पर जो चले जाते हैं, उनको उठा करके और उस कंपनी में डाल दिया जाता है, तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाती है। या फिर कुछ एरियो में ऐसा होता है कि जैसे मुंबई में रोजगार मिलता है और राजस्थान के कुछ इलाके जिनमें बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता है, तो वहां से लोगों को उठाया जाता है और मुंबई में जाकर के उनके लिए उनको वहां डाल दिया जाता है और उनसे गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो वो कहलाती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव की तस्करी। जैसे नशे पत्रों की तस्करी होती है उसी प्रकार मानव की तस्करी होती है, वो धारा 370 में आती है। अब इसको इससे महिला एवं बच्चों से संबंधित इसलिए क्योंकि महिला और बच्चों की तस्करी सबसे ज्यादा होती है, तो इस वजह से 370 इंपॉर्टेंट है। 372 और 373 इसमें क्या है, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए या तो खरीदना या बेचना। जैसे विदेशों में सऊदी अरब वगैरह में हमारे यहाँ से खूब लड़कियों को उधर बेच दिया जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि वो यहाँ से शादी करने का झांसा दे करके यहाँ से ले गए थे और वहां जाके उसको बेच दिया जाता है। या फिर कुछ लड़कियों को भारत के अंदर ही बिहार से और जिन स्टेटों में जैसे हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है वो बहुत कम है, तो हरियाणा में इनको लड़कियों को बहुत ज्यादा बेचा जाता है। तो जो धारा 372 है, 72 याद करने का तरीका इसमें 72 है बी और बेचना, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए। और धारा 373 में खरीदना, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए खरीद लेना। 375
375 में रेप की परिभाषा है और 376 में रेप परिभाषा की जो रेप है उसके लिए सजाओं का प्रावधान है। अब 376 में पहले जो सजाएं थी वो नॉर्मल सजाएं थी, फिर जब धीरे धीरे कुछ ऐसे एक बार क्या हुआ, 16 दिसंबर 2012 को जो निर्भया केस हुआ था दिल्ली के अंदर, 16 दिसंबर 2012 को, इस केस के बाद में इस 376 में कुछ परिवर्तन किए गए और परिवर्तन ऐसे किए गए कि इन सजाओं को और ज्यादा बढ़ाया गया और इसमें एक मिनिमम सजा का प्रावधान लाया गया। मिनिमम सजा का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति ने इनमें से किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया है तो उसको सजा कम से कम 20 साल की सजा दी जाएगी, इससे नीचे कोई सजा नहीं दी जाएगी। और सजाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है प्राकृतिक कारावास और एक होता है आजीवन कारावास। ये जो आजीवन कारावास होता है ये 20 वर्ष का होता है और प्राकृतिक कारावास होता है ये होता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। ये प्राकृतिक कारावास होता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए तब तक के लिए। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है प्राकृतिक कारावास में और आजीवन कारावास में। इसके बाद में 376 में अगर किसी लड़की की रेप करने के बाद में उसकी डेथ हो जाती है तो उसको मिनिमम 20 साल की सजा दी जाएगी, जैसे कि निर्भया केस में हुआ था 2012 के अंदर में, उसकी रेप किया गया था और उसकी डेथ हो गई थी, तो ये तभी जोड़ा गया था। उसके बाद में ए बी, यदि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की का रेप किया जाता है तो उसके लिए सजा भी यही है, जैसे मिनिमम 20 साल की और फिर आगे उसको प्राकृतिक कारावास या जो भी देना वो दे दिया जाता है। बी में होता है जैसे पति और पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो उन दोनों को मजिस्ट्रेट आदेश देता है कि अब आप दोनों जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक अलग रहेंगे। फिर कुछ दिनों बाद पति जाकर के उससे मिल लेता है और उसके साथ जबरदस्ती कर देता है। अगर शादी में है और सब कुछ ठीक है तो पति और पत्नी के बीच में जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है वो रेप के अंदर नहीं आता है। लेकिन यदि पृथक्करण यानी सेपरेशन के दौरान जब मजिस्ट्रेट का आदेश है कि ये दोनों सेपरेट रहेंगे और उस टाइम पे पति जबरदस्ती उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाता है तो ये रेप की श्रेणी में रखा जाता है और ये आता है 376 बी में। 376 सी फॉर कस्टडी ऐसा याद रखा जा सकता है, बी से वाइफ। तो सी फॉर कस्टडी मतलब जिसके लिए आप सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रहे हो और वो ही उसका रेप कर दे, जैसे कि आप पुलिस के लिए किसी बच्ची की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रहे हो और वो ही उसका रेप कर दे तो उसको बोला जाता है अभिरक्षा में रेप यानी कस्टडी में रेप, और जिसके लिए 5 से 7 वर्ष की सजा। तो ये 5 से 7 वर्ष की सजा नॉर्मल है, बाकी सजाओं का प्रावधान वही है, जैसे मिनिमम 20 साल की सजा, अगर उसने कुछ छेड़खानी की है तो 5-7 साल है और अगर रेप किया है तो उसके लिए मिनिमम 20 साल की। इसके बाद में 376 डी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों 376 डी? क्योंकि ये 2018 में जोड़ा गया है और ये है गैंग रेप से संबंधित। इसमें क्या है कि किसी लड़की के साथ में इसमें 5 व्यक्तियों को गैंग रेप में शामिल किया जाता है, 4 से 5 व्यक्तियों को। डी ए के अंदर यदि कोई 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची है उसके साथ में रेप होता है और डीबी में जो 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची है उसके साथ रेप होता है। तो इन दोनों में मिनिमम 20 वर्ष की सजा है और अधिकतम प्राकृतिक कारावास हो सकता है। इसके बाद में ई कहता है 376 ई कहता है कि अपराध की पुनरावृत्ति, यानी इनमें से जो अपराध हैं जो 375 में जो परिभाषा दी गई है वो जो अपराध हैं उनकी अगर कोई पुनरावृत्ति करता है तो उसको भी यही सजा है, मिनिमम 20 वर्ष की और फिर अधिकतम प्राकृतिक कारावास की। इसके बाद में 498 ए कहता है कि किसी महिला को उसके पति के द्वारा या उसके नातेदार रिश्तेदार किसी के भी द्वारा उसके साथ में क्रूरता की जाती है, यानी उसको मारा पीटा जाता है, घर में से भगाया जाता है, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है या ऐसे कोई काम किए जाते हैं तो 498 ए में रखे जाते हैं और उनमें उन 498 ए धारा के तहत सजा दी जाती है। 377 इसलिए बताया क्योंकि 377 अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 2020 में जिसमें एक आ गया था कि 377 के तहत जो चार प्रकार के अप्राकृतिक यौन संबंध होते हैं उनमें से एक प्रकार जिसको लेस्बियनिज्म बोला जाता है उसको वैलिड कर दिया था। जो 4 प्रकार के अप्राकृतिक यौन संबंध होते थे जिनको पहले अपराध माना जाता था उसको सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से एक को जिसको लेस्बियनिज्म कहते हैं उसको वैलिड कर दिया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। जेएस वर्मा कमेटी, ये जो निर्भया कांड हुआ था 2012 में उसके लिए दिसंबर के महीने में कमेटी बिठाई गई थी उसकी जांच के लिए, 3 सदस्यीय कमेटी थी ये और मात्र इसने 1-1.5 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी।
जीएस वर्मा इसके अध्यक्ष थे। और जब इसने रिपोर्ट पेश की तो उसमें इसने रेप की परिभाषा बताई और रेप के टोटल 7 प्रकार के व्यवहारों को समझाया। इसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आता है तो आ भी सकता है, सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, उसके बारे में एक सीधा सा पॉइंट हो सकता है। वो तो कैसे, जैसे सीआरपीसी है, सीआरपीसी की फुल फॉर्मेशन होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब ये सीआरपीसी क्या होती है और आईपीसी क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये नॉर्मल बात है। कैसे कि आईपीसी जो होती है इसमें किसी भी अपराध की संबंधित उसकी परिभाषा और फिर उसके बाद उसकी सजा। सीआरपीसी जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, अपराध के बाद में उसको लेकर के और जब तक उसको सजा नहीं हो जाती तब तक का जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा वो उसी सीआरपीसी के तहत अपनाया जाएगा। तो ये जो सीआरपीसी है ये 1 अप्रैल 1974 से भारत में लागू हुई थी। ये जो सीआरपीसी है 1 अप्रैल 1974 से भारत में लागू हुई थी। इसके बाद में एक एक्ट और है जो इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आईईए, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये क्या काम आता है, ये जैसे किस चीज को आप साक्ष्य मानो और किस चीज को आप साक्ष्य नहीं मानो उसका आधार भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये कब लागू हुआ था, ये हुआ था 1 सितंबर 1872 को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड मेयो के टाइम पे लागू हुआ था। लॉर्ड मेयो जो उस टाइम पे वाइस राय थे, जैसे मैंने बताया आईपीसी जब लागू हुई थी उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग वाइस राय थे और ये जब लागू हुआ था उस टाइम पे लॉर्ड मेयो वाइस राय थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ 3 कानून है और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, जिनके आधार पर आजकल जो बलात्कार से संबंधित जो फैसले दिए जाते हैं वो उनका जो आधार है वो ये है। इसमें एक तो धारा है 53A। 53A क्या कहती है, 53A कहती है कि जो 354 और 356 के तहत कोई व्यक्ति अपराध करता है और अपराध के तहत उसको सजा मिलेगी, मतलब 354 और 376 में जो सजाएं जब किसी व्यक्ति को मिल रही है अपराध किए गए व्यक्ति को, तो यदि वो व्यक्ति ये कहता है कि साहब मैंने अब जो मेरा अपराध वो पकड़ा गया लेकिन इससे पहले मैं किसी लड़की से मतलब हमारे दोनों में संगति थी या फिर राजीनामा था तब से चल रहा था, तब से आपने कुछ नहीं किया लेकिन अब आप मेरे को सजा दे रहे हो, तो इस आधार पर उस व्यक्ति को बेगुनाह साबित नहीं किया जा सकता। उसको अगर लड़की ने कहा कि अब मेरे साथ गलत काम किया तो उसको अब से ही माना जाएगा। दूसरी चीज 114A के अंदर आती है। 114A में क्या होगा कि महिला ने जो बयान दे दिया उसको ही प्राथमिक माना जाएगा, पुरुष चाहे कुछ भी कहता रहे उसको कुछ नहीं माना जाएगा। महिला ने कह दिया कि इसने मेरे साथ रेप किया है तो महिला का बयान प्राथमिकता रूप से माना जाएगा और उसको उसी टाइम से अपराधी मान लिया जाएगा। इसके बाद में 114B, 114B ये 3 इंपॉर्टेंट है। 114B कहता है कि महिला के जब जैसे ही बयान दे दिया महिला ने ये कह दिया कि साहब मेरे साथ इसने छेड़खानी की है, रेप किया है और कोई अश्लीलता की इस प्रकार का कोई भी काम किया है, तो 114B में जब उसने कह दिया, जैसे ही उसने कहा और रिपोर्ट थाने में दर्ज हो गई तो उसके बाद में उसको पकड़ करके उसको कोर्ट में पेश कर दिया, तब से लेकर के वो अपराधी ही माना जाएगा। वैसे अपराधी कब माना जाता है, वैसे तब माना जाता है जब तक उस पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाए। लेकिन अपराध महिला के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, जो कोई भी उसने अश्लीलता की है, उसके लिए वो उसी दिन से अपराधी माना जाएगा जिस दिन से वो कोर्ट में पेशी पे जा रहा है, जब तक वो बेगुनाह साबित नहीं हो जाता। तो यहाँ तक मैंने आईपीसी, सीआरपीसी और आईई के बारे में बता दिया। अब हम बताएंगे महिला एवं बच्चों से संबंधित एक्ट, जो कि भारतीय जो राजस्थान पुलिस के सिलेबस में सीधे लिखे हुए हैं, जिसमें से 7 तो है महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित 3 है। अब ये बताएंगे। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।